कहानियाँ कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं होता। कहानी आपकी, हमारी, हम सबकी। और कुछ अनकही कहानियाँ जो हमारे जहन में घर कर जाती हैं, ख़ास तौर पर जब वो किसी हादसे से जुड़ी हुई हों। ऐसा ही एक हादसा आज मैं आप सबके बीच लेके आ रही हूँ। ये मेरी ज़बानी, मेरे पापा की कहानी। बात है कुछ 1970 की, जब मेरे पापा तकरीबन 10-12 साल के थे। उनका घर शहर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में था। मेरे दादाजी की उस गांव में काफ़ी खेती थी। वैसे तो घर के बाहर के सारे काम दादाजी ही करते थे, पर कभी कभी उन्हें शहर जाना पड़ता था कुछ काम से। एक दिन ऐसे ही जब वे घर में नहीं थे तो पापा दादी से ज़िद करने लगे कि उन्हें मूंगफली खाना है। दिसंबर की ठंड में जहाँ 9 बजे ही सन्नाटा हो जाता था, वहाँ पापा रात में बाहर जाने की ज़िद करने लगे। दादी भी किसी कारण से उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी, पर उनकी ज़िद के आगे वो भी हार गईं और उन्हें बाहर जाने दिया। रात के 10 बजे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो इस सर्द रात को और भी भयानक बना रही थी। कोहरे में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, परंतु उन्हें किसी का खौफ नहीं था और वो चल पड़े पास के बाज़ार में, जो कुछ 10 मिनट की दूरी पर था। गुनगुनाते हुए, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए वो दुकानदार के पास गए। उन्होंने देखा कि बाज़ार की अधिकतर सारी ही दुकानें बंद हो चुकी हैं, खाली एक दुकान खुली हुई थी। वो उन दादा के पास गए और उन्हें हड़बड़ाया हुआ सा देखकर मेरे पापा ने पूछा, क्या बात है दादा, आप काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं। जिस पर उन्होंने आसपास देखा और कहा, बेटा इतनी रात के तुम अकेले यहाँ कैसे आ गए। पापा ने कहा, तो क्या हुआ, मेरा मन था और मैं आ गया। दादाजी ने जल्दी जल्दी उनको मूंगफली दी और उनको चेतावनी देते हुए कहा, बेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना और किसी भी आवाज़ की तरफ मुड़कर या पलटकर मत देखना। पापा हंसे और पूछे, क्यों? जिस पर दादाजी ने बड़े प्यार से उन्हें कहा, अभी तुम नहीं समझोगे बेटा, बस जल्दी से घर पहुंचो। इसके बाद पापा ने कुछ बहस का ना करते हुए वो वहाँ से निकल गए। वो रास्ते से जा रहे थे, काफ़ी सन्नाटा था, पूरी रोड खाली पड़ी थी। जैसे ही वो घर के पास पहुंचने वाले थे, उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सफ़ेद कोहरा और एकदम शांति। सर्द हवाएं और कुछ जिंगरों की आवाज़ के अलावा उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो वापस मुड़े और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। अभी तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर ही घर होगा, जिस पर उन्हें फिर से किसी के चलने की आहट आई।
मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। इस बार वो तुरंत मुड़े और घबरा कर उन्होंने पूछा, कौन है? जिस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस बार वो हंसे और बोले, ये सब दादाजी की वजह से हुआ है। मेरे दिमाग में शक डाल दिया है उन्होंने। और वो आगे बढ़ गए। लेकिन फिर से किसी ने इस बार उन्हें पीछे से बुलाया और जैसे ही वो घूमे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो थर थर कांपने लगे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उनके सामने उनसे 4 फीट लंबा एक लड़का खड़ा था जो पूरी तरीके से जला हुआ था और उसके चेहरे पे एक भयानक सी हंसी थी। पापा के हाथ से सामान गिरा और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो वहीं ज़मीन पर गिर गए। जब होश आया तब वो अपने कमरे में थे और दादी उनके माथे पे ठंडी पट्टियां कर रही थी। उनका पूरा बदन जल रहा था। दादी के पापा से पूछने पर पापा ने उन्हें डर डर के सब बताया। वो अभी भी सदमे में थे। वो अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे हादसे से रूबरू हुए थे। दादी ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। गांव में ये अफवाह थी कि जब वो यहाँ पर शादी करके आई थी, उनसे पहले इस घर में एक लड़का रहता था। उस लड़के ने अपने आप को जलाकर अपनी जान दे दी थी और वो तकरीबन 20-21 साल का था। पापा ने जब उसकी वजह पूछी तो दादी ने कहा कि उसके परिवार ने उसका दाह संस्कार तक नहीं किया। वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जा चुके थे और इसीलिए वो आज भी पूरे गांव में घूमता है। गांव में रात के 9 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं आता। पापा ने उस दिन के बाद से कसम खा ली कि वो कभी भी 9 बजे के बाद या 7-8 बजे के बाद भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दादाजी को बात पता चलने पर दादी को उन्होंने बहुत डांटा, लेकिन उसके बाद दादाजी ने पापा से वादा लिया कि वो आइंदा ऐसा ना करें। आज की कहानी है 2 यूट्यूबर्स की जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। अपने घर से दूर दिल्ली में रहने के और पढ़ने के अलावा उनका शौक था यूट्यूब पे हॉरर वीडियोस बनाना। वो अपने वीडियोस में कई प्रकार के चैलेंजेस बनाते थे जिसमें वो दिखाते थे कि असलियत में क्या असर होता है कोई भी भूतिया चैलेंज करने के बाद। और आज तक उनका किसी भी भूत या अजीब हादसे से कोई सामना नहीं हुआ था। इस चीज़ ने उन्हें और भी ज़्यादा प्रेरित कर दिया था कि वो ऐसी और चुनौतियां लें जिसमें वो ये दिखा सकें कि भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। एक दिन कॉलेज से आने के बाद शिखर ने सौरभ को बताया कि आजकल एक चार्ली चैलेंज काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे अगर वो लोग करते हैं तो ज़रूर वो भी यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हो जाएंगे। सौरभ ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, अच्छा इसमें क्या करना होगा? तो शिखर ने बताया, ऐसा माना जाता है कि इस गेम को खेलने से
एक चार्ली नाम के बच्चे की आत्मा आती है जो हमारे सारे सवालों का जवाब देती है। और अगर लोग इस गेम में बिना अलविदा बोले जाते हैं तो वो अगले दिन का सूरज भी नहीं देख पाते। सौरभ ने काफ़ी उत्सुकता दिखाते हुए बोला, काफ़ी अच्छा चैलेंज लगता है और हमें इसे आज रात को ही करना चाहिए। इस चैलेंज पर वीडियो बनाते हैं और हमेशा की तरह जो भी असलियत में होगा वो दिखाएंगे। शिखर थोड़ा सोचते हुए हंसा और बोला, लेकिन इस खेल में हम एक अलग चीज़ करेंगे। सौरभ ने पूछा, वो क्या? तो वो बोला, हम इसमें बिना बाय बोले ही खेल को ख़त्म कर देंगे और तब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। सौरभ थोड़ा झिझका लेकिन फिर हामी भर दी और उन दोनों ने इसकी तैयारियां करना चालू कर दी। उनसे तो पूरे दिन का इंतज़ार भी नहीं हो पा रहा था। रात के 10 बजे दोनों ने साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद जागने के लिए 3 बजे तक टीवी भी देखा। ऐसा माना जाता है कि अगर रात में 3 बजे कोई भी ऐसा भूतिया चैलेंज करते हैं तो रात में आत्माओं का वास ज़्यादा होता है और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आत्माएं आकर हमसे बात करें। एक अलग कमरे में उन्होंने तैयारी की और 3 बजते ही वो उस कमरे में चले गए। एक किनारे पर अपना कैमरा रखा और उन लोगों ने उस पे वीडियो बनाना चालू कर दिया। उसमें उन्होंने दिखाया कि कमरे में कहीं भी हवा आने की जगह नहीं है, ना ही पंखा ना ही एसी। कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ नहीं है जिससे कोई भी हरकत करी जा सकती हो। एक पेपर में प्लस का साइन बना के उसके 2 किनारों पर यस लिखा और दूसरे 2 कोनों पर नो लिखा। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए और उसके बीच 2 पेंसिल को प्लस पे रख दिया। सौरभ और शिखर ने वीडियो में खेल के बारे में और इस चुनौती के बारे में समझाया और फिर इसको शुरू किया। शिखर ने पूछा, चार्ली, आर यू देयर? 1 मिनट का इंतज़ार करने पे जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो सौरभ ने पूछा, चार्ली, आर यू देयर? थोड़ी देर तक उन लोगों ने इंतज़ार किया कुछ भी हरकत होने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दोनों पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और सौरभ अब काफ़ी ऊबा हुआ सा लग रहा था। शिखर ने सौरभ को देखा और कहा, तू रुक, अब मैं पूछता हूँ कुछ अलग तरीके से। जिस पे सौरभ ने मुंह बनाया और हाँ में सर हिला दिया। शिखर बोला, Is there any spirit present in this room who wants to communicate with us? एक बार फिर 5 मिनट की लंबी शांति के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो इस खेल को और वीडियो को यहीं अंत कर देंगे। वीडियो को वहीं अंत करके और सारा सामान वैसे का वैसा पड़ा, वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन असली खेल तो अब चालू होने वाला था। अभी तकरीबन रात के 3:30 बजे होंगे कि सौरभ को शिखर के कमरे से उसके चीखने की आवाज सुनाई दी। चीख सुनते ही सौरभ हड़बड़ाया और उठ के बैठ गया। उसने सोचा, जरूर शिखर किसी मुसीबत में है। हो सकता है कोई चोर घुस आया हो और वो उसे नुकसान पहुंचा रहा हो। उसने अपने कमरे के एक कोने पे रखे हुए बैट को उठाया और वो कमरे से बाहर निकल के
बाहर के बैठक के कमरे में आ गया। बिजली ना होने के कारण पूरे घर में अंधेरा था। शिखर के चीख के बाद पूरे घर में एक भयानक सी शांति हो गई थी, मानो सदियों से वो जगह खाली पड़ी हो। सौरभ ने चिल्ला के पूछा, शिखर, तुम ठीक हो? कोई भी जवाब ना आने पे सौरभ ने दोबारा जोर से चिल्लाया और बोला, शिखर, मेरी बात का जवाब दो। इस बार जवाब आया। अंदर से सामान गिरा और शिखर के रोने की आवाज आई। सौरभ इस बार थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी और वो धीरे धीरे आगे शिखर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। शिखर को आवाज लगाते हुए उसने बैट को उठाया जैसे किसी पे हमला करने वाला हो और दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे के एक कोने में बेड के किनारे शिखर अपना मुंह घुटनों में छुपा के रो रहा था। उसके रोने की आवाज के अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सौरभ ने दूर से ही उससे पूछा, शिखर, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? अगर कोई भी बात है तो मुझे बता सकते हो। शिखर रोते रोते ही बोला, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सौरभ ने पूछा, कौन? शिखर ने वही बात दोबारा दोहराई, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सौरभ कमरे में और अंदर आया और जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था, उसके रोने की आवाज और तेज और भयानक होती जा रही थी, मानो वो शिखर हो ही ना। सौरभ अब काफी डर चुका था और इस डर की वजह से उसे अब काफी गुस्सा आने लगा था, जिसकी वजह से इस बार वो चिल्लाते हुए पूछा, कौन है वो? तू बताता क्यों नहीं? दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, तकरीबन 1 मीटर की दूरी पे। अब शिखर ने रोना बंद कर दिया था। उसने अपना सिर उठाया और अपना हाथ ऊपर उठा के कमरे के दूसरी तरफ इशारा कर दिया, जिस तरफ सौरभ की पीठ थी। सौरभ ने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने फिर से शिखर से पूछा, वहां तो कोई भी नहीं है। जिस पे शिखर ने फिर वहीं इशारा किया और कहा, तेरे पीछे ही है। सौरभ इस बार पूरा घूमा और कमरे को पूरी तरीके से देखा और इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चिल्ला के पूछा, कौन है यहाँ? और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, शिखर वहां से गायब था। उसके पीछे से शिखर के हंसने की आवाज आई। वो बहुत अलग तरीके से हंस रहा था और उसकी आवाज भी बदल गई थी। सौरभ पीछे मुड़ा तो शिखर खून से लथपथ एक भयानक सी हंसी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। सौरभ ने बोला, देख, मजाक बनकर बहुत हुआ। पर अब शिखर की हंसी और भी तेज होती जा रही थी। सौरभ पूरा पसीना पसीना हो चुका था और वो अपने कदम पीछे ले जाता हुआ उसको बार बार मना कर रहा था कि अब उसे बहुत डर लग रहा है और वो ये ना करे, बंद कर दे ये सब हरकतें। जैसे ही सौरभ दीवार से सटा, शिखर ने हंसना बंद कर दिया और वो उसे अजीब नजरों से घूरता जा रहा था। सौरभ घबराते हुए हंसा और पूछा, क्रैंक कर रहा है ना तू? बता कैमरा कहाँ है? जिस पर शिखर ने कुछ नहीं बोला। सौरभ ने फिर उससे पूछा, शिखर, बस कर यार, बता दे कैमरा कहाँ है।
मैं कुछ पर गुस्सा नहीं करूंगा। इस बार शिखर ने उसके पीछे इशारा किया। वैसे ही 2 हाथ दीवार से निकले और सौरभ को अंदर ले गए। आज भी उस जगह पे वो दोनों काफी खुश रहते हैं। हंसी, मजाक, रोना, गाना, इन सब की आवाज आती है। फर्क बस इतना है कि अब वो किसी को नहीं दिखते और लोग अब उनसे डरते हैं। तो बस इतनी सी थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस कहानी को शेयर करिएगा और कमेंट में अपने सजेशंस दीजिएगा। थैंक यू, बाय।